नमस्कार दोस्तों। टॉपर्स नॉट एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक नया बैच शुरू करते हैं, एक नई कंसेप्ट फिर से शुरू करते हैं। इंडियन फिलॉसफी से हम शुरुआत करेंगे, उसके बाद हम बाकी सारे टॉपिक्स पर जाएंगे। आज मैं आपको कुछ बेसिक क्वेरीज सॉल्व कर देता हूँ, कुछ बेसिक समस्याएं हैं आपके सामने, वो मैं समाधान करने की कोशिश करता हूँ। एक दो क्वेश्चंस हमेशा हर किसी बच्चे के दिमाग और दिल में रहते हैं जब भी वो यूपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी करता है, स्पेशली फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप मान के चलिएगा, ये वीडियो, ये क्लास, ये लेक्चर उन बच्चों के लिए जो फिलॉसफी शुरू करना चाह रहे हैं, जो फिलॉसफी ऑप्शनल लेना चाह रहे हैं। कुछ समस्याएं, कुछ डाउट्स आपके दिमाग में रहते हैं, हम उन सारे डाउट्स को दूर करने की कोशिश करेंगे। पहला सबसे फेवरेट आपका डाउट रहता है कि सर फिलॉसफी के अंदर मेरा स्कोरिंग कितना रह सकता है, फिलॉसफी में मैं कितने नंबर ला सकता हूँ, क्योंकि मुझे हिस्ट्री के अंदर या फिर मतलब इतिहास में, इतिहास मतलब सब्जेक्ट नहीं, मतलब बैकग्राउंड में मैं जब देखता हूँ तो मुझे बहुत कम बच्चे ऐसे दिखाई देते हैं जिनके फिलॉसफी में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं। उसका कारण क्या है? अपनी स्क्रीन पर देखिएगा एक बार कि आखिर ऐसा क्या है सर कि फिलॉसफी के अंदर बच्चों के मार्क्स जो है ना हमें दिखाई नहीं देते। 2012 से मैं खुद ऑनलाइन इस फील्ड में हूँ, 2012 से हम ये चैनल चला रहे हैं। एक छोटी सी कहानी या छोटा सा एक कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, ये सारे ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट्स हैं, इसके बच्चे हमें बहुत सारे दिखाई देते हैं, इनके स्टूडेंट्स हमें बहुत सारे दिखाई देते हैं, बहुत सारे टॉपर्स भी दिखाई देते हैं, तो हमें लगता है ये ज़्यादा बेस्ट है। ऑब्वियसली बात है, उसका रीज़न क्या है? मान लीजिए 10 लाख बच्चे यूपीएससी के अंदर अपेयर हो रहे हैं प्रीलिम्स का एग्जाम देने के लिए। तो उन 10 लाख बच्चों का अगर आप एक रेशियो निकालेंगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशोलॉजी या जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, इनफैक्ट साइंस के सब्जेक्ट्स भी अगर आपके हैं, तो फिलॉसफी उनमें वो सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम है। अगर आप मान लीजिए कि 1000 बच्चों का आप रेशियो निकालते हैं और आप कहते हैं कि सर 1000 में से तकरीबन 700 बच्चे ऐसे हैं जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स लेते हैं, 300% साइंस या बाकी सब्जेक्ट्स की तरफ चले जाते हैं। उस 700 में से भी अगर आप रेशियो निकालेंगे तो आप मान के चलिए इन 700 में से भी अगर फिलॉसफी को मैं पढ़ता हूं तो फिलॉसफी सबसे आखिर में आती है, सबसे लास्ट में फिलॉसफी आती है। तो ये एक कारण है कि चूंकि देखिए, अब आपके आसपास मान लीजिए आपके आसपास 20 लोग ऐसे रहते हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन 20 में से 10 तो ऐसे होंगे जिनके पास ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस ये इनका ऑप्शनल होगा। 4-5 बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास सोशोलॉजी या बाकी इनका ऑप्शनल होगा। फाइनली एक दो बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कोई रैंडम ऑप्शनल साइंस वगैरह कुछ ले रखा होगा। फाइनली 2 या 3 बच्चे ही ऐसे होंगे जिनके पास फिलॉसफी होगा। तो आप किससे ज्यादा मिलेंगे? कौन ज्यादा दिखाई देगा बाजार में आपको? ऑब्वियसली बात है, जिस विषय के बच्चे सर्वाधिक हैं वही आपको दिखाई देगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि फिलॉसफी के अंदर बच्चों के मार्क्स नहीं आते हैं इसलिए बच्चा फिलॉसफी नहीं पढ़ रहा है। नहीं, फिलॉसफी ना लेने के पीछे कुछ कारण मैंने 2012 से देखे, समझा। गया मैं कई जगह पर, कई यूनिवर्सिटीज में मैं गया, कई प्रोफेसर से मैं मिला। किस्मत अच्छी रही कि कुछ ऐसे प्रोफेसर से भी मैं मिला जो यूपीएससी के कॉपीज चेक करते हैं। तो मैंने ओवरऑल एक कंसेप्ट बनाने की कोशिश की, ओवरऑल मैंने एक थ्योरी बनाने की कोशिश की कि आखिर बच्चे फिलॉसफी की तरफ कम क्यों जाते हैं, भीड़ क्यों नहीं है फिलॉसफी की तरफ। पहली बात, क्या फिलॉसफी में जब मैं जाता हूं तो मेरा टकराव सबसे पहले जो होता है वो मिथ्या अवधारणाओं से होता है, फॉल्स कंसेप्ट के साथ मेरा टकराव होता है। ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, इसमें नंबर्स नहीं आते हैं, ये गलत है, इसको ऐसा ही लिखना है, इसको ऐसा ही पढ़ना है, ये वो
यहाँ पर सत्य जो है, ट्रुथ जो है, वो दूर हो जाता है। गलत चीजों से हम टकराते हैं। और ज्ञान भी कौन देता है? जो फिलॉसफी बैकग्राउंड का खुद नहीं है, वो आपको कहता है कि फिलॉसफी में स्कोर नहीं आता है। अरे आपका तो बैकग्राउंड फिलॉसफी नहीं है, नहीं लेकिन मुझे पता है। इट मीन्स व्हाट? फिलॉसफी इंपॉर्टेंट है या नहीं, ये एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। हर सब्जेक्ट अपने आप में अच्छा है, हर सब्जेक्ट की अपने आप में एक वैल्यू है। फिलॉसफी हो, चाहे आपका साइंस हो, चाहे जो सब्जेक्ट आप लेते हैं, हर सब्जेक्ट अपने आप में महत्वपूर्ण है। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य केवल इस पीसीएस एग्जाम को निकालना है, यूपीएससी को निकालना है। इसके अलावा हमारा और कोई लक्ष्य नहीं है। तो ऐसे में क्या यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं अपने स्तर पर कोई डिसीजन लूं? आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने की कोशिश कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसे में आप एक दूसरे व्यक्ति से पूछकर अपने फ्यूचर का डिसीजन लेंगे तो ये गलत होगा। मैं कहता हूं मेरी भी मत सुनिए, खुद की सुनिए। आप क्या कहते हैं? एक बड़ी ही विडंबना मैं देखता हूं, एक बड़ा ही अजीबोगरीब कंसेप्ट मैं देखता हूं। आप बाजार में जाते हैं, बुक शॉप पे जाते हैं, बुक शॉप पर आप जब जाते हैं तो एक जो व्यक्ति बुक देने वाला व्यक्ति है, जो पर्सन उस शॉप के ऊपर बैठा है, आप उसकी क्वालिफिकेशन कभी नहीं पूछते हैं। और आप उससे क्या पूछते हैं कि भैया ये लक्ष्मीकांत की बुक कैसी है? वो कहेगा हाँ हाँ ये बहुत अच्छी है, ले लीजिए, और आप लेके आ जाते हैं। मतलब कोई भी एक बुक हो, आप दुकानदार से आप पूछते हैं भैया ये बुक ले लें क्या? हाँ हाँ ले लीजिए, बहुत अच्छी है। गलती से कभी आप उससे पूछ लीजिएगा भैया आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? वो कहेगा मैं तो अनपढ़ हूं। तो आपने रिकमेंड क्यों कर दी? सब लेते हैं, ले जाओ, क्या दिमाग क्या लगाना, ले जाओ, और हम लेके आ जाते हैं। मीन्स हमारे खुद की जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो है ही नहीं। होना ये चाहिए मुझे शॉप पे जाना है, मुझे भैया ये स्पेसिफिक बुक्स चाहिए, निकाल दीजिए, बात खत्म। मुझे आपसे कोई डिस्कशन नहीं करना है इसमें और इसमें कौन सी बेस्ट है। हाँ, डिस्कशन हम वहां कर सकते हैं जहां मुझे लगे कि दुकानदार खुद बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, एक ज्ञानी व्यक्ति सामने बैठा है, और जो रिकमेंडेशन वो कर रहा है वो सच में अच्छी है। लेकिन इसके लिए आपको कैपेबल होना पड़ेगा। सेम एज जब आप किसी से ऑप्शनल के लिए पूछते हैं तो आपको यह तय करना होगा कि आप कितने कैपेबल हैं और सामने वाला कितना कैपेबल है। और हम फिलॉसफी में ऐसा नहीं करते हैं, जिसने जो कहा हमने उसको मान लिया। ये पहली सबसे बड़ी समस्या कि हम कभी भी आरएनडी नहीं करते हैं इस टॉपिक पर। दूसरा, फिलॉसफी के इंस्टीट्यूट्स बहुत रेयर हैं इंडिया में, धीरे धीरे बहुत कम हो रहे हैं इंस्टीट्यूट्स इंडिया में फिलॉसफी के। मैंने कई जगह पर देखा कि एडवर्टीजमेंट किया जाता है कि एक बहुत अच्छे सर हैं, ये आपकी पूरी लेक्चर लेंगे, और फाइनली देखा जाता है कि जो फेमस सर हैं वो एक या दो पेपर पढ़ाते हैं, एक या दो बुक पढ़ाते हैं, बाकी जो शेष बुक्स है वो कोई और टीचर आकर पढ़ाता है। बट बच्चा एक बार पैसा दे चुका है तो अब वो कुछ नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे चलता रहता है। तो ये दूसरी दिक्कत है कि टीचर्स बहुत लिमिटेड हैं, इंस्टीट्यूट्स बहुत लिमिटेड हैं, इनफैक्ट नोट्स आपके बहुत लिमिटेड हैं, बुक्स कौन सी पढ़नी है हमें यही नहीं पता होता। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। मैं एक बार एक यूपीएससी की कॉपी चेक करने वाले किसी महान हस्ती से मिला था, मेरा सौभाग्य रहा, उसके साथ मैंने चर्चा करी काफ़ी। तो उनसे मैंने जब पूछा कि मैंने कहा गुरुजी फिलॉसफी के अंदर आप जब कॉपियाँ चेक करते हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? तो उन्होंने कहा यार एक्सपीरियंस इन द सेंस मैं क्या कहूँ, मुझे कई बार ये लगता है कि पूरे इंडिया में जितने भी बच्चे फिलॉसफी पढ़ते हैं ये किसी लिमिटेड इंस्टीट्यूट से ही पढ़ के आते हैं। कि मैंने कहा क्यों? बोले सभी का आंसर एक ही जैसा होता है, हमें कोई नयापन नहीं दिखाई देता। एक जिसे कहते हैं ना कि यार ये क्या लिख दिया इस बच्चे ने, यार वेरी गुड यार, ये तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था, या फिर ये मैंने बचपन में एक बार पढ़ा था, या फिर मैंने अपनी लाइफ में एक बार पढ़ा था जब मैं कॉलेज में था, बिल्कुल यार बड़ा अच्छा लिखा इस बच्चे ने। ऐसी कॉपी बोले हमें बहुत रेयर देखने को मिलती है, और अगर ऐसी कॉपी आती है तो फिर हम दिल खोल के नंबर देते हैं। यहाँ पर आप नंबर वाली बात को अंडरलाइन मत कीजिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा इस बात को कि कॉपी में कुछ नयापन नहीं है, सबकी कॉपी एक ही जैसी आती है, सभी एक ही जैसा लिख रहे हैं, तो हम कहां से आपको चेक करेंगे, कहां से आपको नंबर देंगे? तो कहने का तात्पर्य आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है फिलॉसफी के अंदर जो आपको समझा सके। तीसरी दिक्कत क्या रहती है फिलॉसफी में? मैंने देखा कि जो बच्चा 5-6 साल से पढ़ रहा है, 3-4 साल हो गए जिसको ग्रेजुएशन में, पीजी में उसने फिलॉसफी पढ़ा,
साल 2 साल से वो यूपीएससी की प्रिपरेशन में फिलॉसफी पढ़ रहा है, उसके बावजूद वो कहता है सर आंसर राइटिंग कैसे करें, सर श्लोक लिखना जरूरी है, मंत्र लिखना जरूरी है, संस्कृत लिखना जरूरी है, सर खुद के थॉट्स नहीं लिखने हैं हमें, सर केवल बुक्स के थॉट्स ही लिखने हैं, जो टीचर ने बोर्ड पे लिखवाया केवल वही आंसर में लिखना है क्योंकि हमें ऐसा ही सिखाया गया है। ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। और मैं उनसे पूछता हूँ कि आप 2-2 3-3 साल से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि आपको करना क्या है? तो वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमें समझना ही नहीं है, हमें समझना ही नहीं है। कहने का तात्पर्य अभी भी हम बहुत ऐसी बातों के अंदर अटके हुए हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। क्या मैं डायग्राम बना सकता हूं क्या? अरे कहाँ, कौन सी दुनिया में आप जी रहे हैं भैया? आपका काम है आपके उत्तर का प्रस्तुतिकरण, रिप्रेजेंटेशन। आप कैसे भी कीजिए, आप डायग्राम बनाइए, आप फ्लो चार्ट बनाइए, आप जो बना सकते हैं वो बनाइए, क्योंकि आपका लक्ष्य है एक जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न का उत्तर देना, बात खत्म। अब आप कैसे उसका उत्तर देते हैं वो जिम्मेदारी आपकी है, वो एग्जामिनर की जिम्मेदारी नहीं है। आपको जैसे सही लगता है वैसे उत्तर दीजिए। ये जो हमने एक पूंछ पकड़ रखी है पुराने टाइम की कि ऐसे ऐसे ही चलना है और हम वैसे वैसे ही चल रहे हैं, ये गलत है। जिसने इस धारणा को तोड़ दिया वो बच्चा आगे निकल जाएगा, उसके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे और वो सक्सेसफुल होगा अपनी लाइफ में। लेकिन हम ये धारणा को तोड़ना नहीं चाहते हैं, तो ये आपकी दिक्कत है। फोर्थ, हम अभी भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि फिलॉसफी होती क्या है। क्या फिलॉसफी में मुझे मेरा खुद का दिमाग लगाना है क्या? क्या फिलॉसफी पढ़ते वक्त मैं अपने लाइफ पर उसको अप्लाई करूं क्या? बिल्कुल कीजिए, आपको करना पड़ेगा, तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी। सिक्स, एक और बड़ा डाउट मेरे पास बच्चों का आता है कि सर हमारा साइंस का बैकग्राउंड है, क्या मैं फिलॉसफी ले लूं क्या? मैंने तो कभी फिलॉसफी पढ़ी नहीं है। तो भैया पढ़ा तो आपने कभी हिस्ट्री भी नहीं है, आपने ज्योग्राफी भी नहीं है, आपने इकोनॉमिक्स भी कभी नहीं पढ़ा, लेकिन प्रीलिम्स और आपके मेंस को पास करने के लिए आपको सारे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट तो पढ़ने पड़ेंगे। एक आर्ट्स का बच्चा कहता है कि मान लीजिए फिलॉसफी तो मेरे टच का सब्जेक्ट है, मैं पढ़ सकता हूं, तो क्या हुआ? आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ना क्या? आपको मैथ्स नहीं पढ़ना क्या? यहां बराबर सभी हैं, ध्यान रखिएगा। साइंस वाले बच्चे को ह्यूमैनिटीज पढ़नी पड़ेगी और ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे को साइंस पढ़नी पड़ेगी। सब बराबर आ जाएंगे, लेवल सबका बराबर हो जाएगा। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि मैंने साइंस ले रखी थी अब मैं फिलॉसफी में आ जाऊं क्या। आप बिल्कुल आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप हिस्ट्री उठाकर देखिए, फिलॉसफी का बैकग्राउंड उठाकर आप देखिए, जितने भी बड़े बड़े फिलोसफर्स हुए हैं उनमें मेजॉरिटी ऑफ फिलोसफर्स जो हैं वो मैथमेटिशियंस थे, वो विज्ञान के सेक्शन से आते थे। तो ऐसा क्या हो गया, विज्ञान का, साइंस का, मैथ्स का स्टूडेंट फिलॉसफी में आ रहा है? आपको तो फिलोसफर भी नहीं बनना, वो तो फिलोसफर बन गया अपने सब्जेक्ट्स को छोड़ के। रेने डिकॉट को आप पढ़िएगा कभी, रेने डिकॉट एक मैथमेटिशियन है, प्योर मैथमेटिशियन, शुद्ध गणितज्ञ, और वो फिलॉसफी के अंदर काम कर रहा है, साइकोलॉजी के अंदर काम कर रहा है। इट मीन्स यहां ये महत्वपूर्ण नहीं है कि मेरा बैकग्राउंड क्या रहा है, यहां महत्वपूर्ण ये है कि आपकी सोचने समझने की क्षमता कैसी है, आपके दिमागी स्तर कैसा है, आपका दिमाग किस प्रकार से काम करता है, आपका दिमाग आपको क्या कमांड देता है, मैं इस दिमाग का उपयोग कैसे कर सकता हूं। जरूरी नहीं है आप फिलॉसफी लीजिए, आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, लेकिन ये उसकी बेसिक नीड रहेगी कि भैया अब मुझे इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बेस्ट कहां से निकालो, वर्स्ट क्या है जो मैं छोड़ दूं, बुक्स का कलेक्शन किस तरीके से होगा, बुक्स का सिलेक्शन किस तरीके से होगा, सिलेक्शन कीजिए फिर उसका कलेक्शन कीजिए, उसके बाद चेक कीजिए उसके नोट्स मैं किस तरीके से बनाऊंगा, उसके बाद चेक कीजिए मेरा एक परफॉर्मा किस तरीके से होगा पूरा का पूरा। तो ये सब चीजें आपको हर सब्जेक्ट के साथ करनी है, फिलॉसफी के ही साथ नहीं करनी है। कुछ बच्चे मुझे कहते हैं कि सर हम एमए कर रहे हैं फिलॉसफी के अंदर, तो फिलॉसफी का कोई स्कोप है क्या?
तो मैं कई बार ऐसा फ़ोन आते हैं मेरे पास, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप बताइए कौन से सब्जेक्ट में स्कोप है। तो कहते हैं सर नहीं, मेरा दोस्त कह रहा था वो पॉलिटिकल साइंस से है, हमारा तो स्कोप है। मैंने कहा क्या स्कोप है? बोले सर ये तो नहीं पता। तो मैंने कहा फिर आपको पता क्या है? आप जो विषय पढ़ रहे हैं आपको उस पर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। आपने फिलॉसफी ऑप्शनल ले लिया लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, क्यों? क्योंकि ये छोटी सी कहावत है कि दूसरे की थाली में घी हमेशा ज्यादा दिखाई देता है। हमें लगता है कि यार वो अलग सब्जेक्ट लेकर ऑप्शनल पढ़ रहा है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, यार वो बड़ा होशियार है। क्यों, आप नहीं है क्या? नहीं सर हम नहीं है। तो छोड़ दीजिए फिर पीसीएस और यूपीएससी, क्यों टाइम खराब कर रहे हैं? कोई नौकरी कीजिए, कोई नया व्यापार कीजिए, बिजनेस कीजिए, बहुत सारे स्कोप है लाइफ में। और आप कहें नहीं सर मैं कर सकता हूं यूपीएससी, तो फिर कंपेयर क्यों कर रहे हैं? कीजिए ना। आपको आपका जीवन खुद ही जीना पड़ेगा भैया, मैं नहीं जी सकता, और मुझे मेरा जीना पड़ेगा, आप नहीं जी सकते। कुल मिलाकर बात यह है, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप जिस भी तरीके से पढ़ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि यार ये तरीका सही नहीं है तो आप तरीका चेंज कर लीजिए। लेकिन अब प्रश्न ये आता है कि उसको चेक कैसे करें? मेरी तैयारी सही है या नहीं है, उसको चेक कैसे करें? छोटा सा एक सिस्टम बताता हूं चेक करने का। कुछ बेसिक चीजें आपके पास होनी चाहिए और मेरे हिसाब से आप सबको ये तरीका पता भी होगा, इसमें कोई नया नहीं है। मैंने कोई अलादीन का चिराग घिसकर इस तरीके को नहीं निकाला है, सबको पता है ये तरीका। पहला, आप अपने सिलेबस को अपने पास रखिए। चलिए सिलेबस रख लिया। दूसरा, आपका स्टडी मटेरियल जितना सिलेबस में लिखा हुआ है उतना होना चाहिए, चाहे वो नोट्स हो चाहे बुक्स हो, वॉट एवर, मुझे मतलब नहीं है। तीसरा, प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आपके टेबल पर होने चाहिए। 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, आंसर नहीं, ओनली क्वेश्चन पेपर। अब क्या किया जाए? सिलेबस, टॉपिक नंबर 1, स्टडी मटेरियल टॉपिक नंबर 1 का पढ़ लिया, कंप्लीट हो गया, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, जो सिलेबस में लिखा हुआ था वही कंप्लीट किया है। अब अपने 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को निकाल लीजिए, क्या उस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आया है? आप कहेंगे सर नहीं आया, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। टॉपिक सेकंड, उसका स्टडी मटेरियल चेक कीजिए, क्या कभी कोई क्वेश्चन आया है? आप कहेंगे हाँ सर 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। आपने जो पढ़ा है क्या उसमें से दोनों क्वेश्चन कवर हो रहे हैं? आप कहेंगे हाँ सर थोड़ा थोड़ा हो रहे हैं। बाकी क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि मेरा स्टडी मटेरियल कम था। समस्या पकड़ में आई, स्टडी मटेरियल कम था। या आप कहेंगे नहीं सर स्टडी मटेरियल सही था, क्वेश्चन दोनों कवर हो रहे हैं, वेरी गुड, इसको आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आप नेक्स्ट बढ़िए। तीसरा टॉपिक, तीसरे टॉपिक का स्टडी मटेरियल, देन आप क्वेश्चंस चेक कीजिए, क्या ये क्वेश्चंस मिल रहे हैं? मिल रहे हैं का मतलब सिर्फ मुझे मैच द फॉलोइंग नहीं करना है कि मिला लीजिए बस, नहीं नहीं नहीं, मिलान नहीं करना है, मुझे क्वेश्चंस के आंसर भी लिखने हैं। जितने वर्ड्स में क्वेश्चन है उतने वर्ड्स के हिसाब से मुझे आंसर राइटिंग भी करनी है हाथों हाथ उसकी। और इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं क्या मेरी आंसर राइटिंग कमजोर है, क्या मेरा स्टडी मटेरियल कमजोर है, या मेरी प्रिपरेशन कमजोर है। और इसी तरीके से चाहे जो भी ऑप्शनल आप लें, ये तरीका आप फॉलो करेंगे तो मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। किसी की आपको आवश्यकता नहीं, आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि भैया अब मैं क्या पढ़ूं, मैंने ये तो पढ़ लिया अब मैं क्या पढ़ूं। क्यों क्यों पूछना है? सिलेबस मेरे हाथ में है, उसका स्टडी मटेरियल मेरे हाथ में है, 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स मेरे हाथ में है, बात खत्म। अब किसी की आवश्यकता ही नहीं है। अब केवल आवश्यकता है यूपीएससी के नोटिफिकेशन की, नोटिफिकेशन आता है आप फॉर्म डालिए, एग्जाम दीजिए, बात खत्म। समझ रहे हैं बात को? कहने का तात्पर्य, जो भी आप ऑप्शनल लेते हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। हर एक ऑप्शनल का अपना फायदा है, हर एक ऑप्शनल आपके अलग अलग पेपर्स में आपकी सहायता करता है। जैसे कि अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल लेते हैं तो वो जीएस के अंदर आपकी सहायता करता है, प्लस प्रीलिम्स में आपकी सहायता करता है। उसी तरीके से अगर आप फिलॉसफी लेते हैं तो ये आपके ऐसे और एथिक्स, इन सब के अंदर आपकी सहायता करता है। तो इस तरीके से हम देखें तो यूपीएससी का जो पैटर्न है वो ऐसा नहीं है कि यहाँ जब मैं एक सब्जेक्ट पढ़ता हूं तो केवल वो किसी स्पेसिफिक जगह पर ही काम आएगा, नहीं, वो यूनिवर्सल कहीं भी काम आ सकता है, यूनिवर्सल कहीं भी काम आ सकता है। ठीक है, तो जब भी आप फिलॉसफी ऑप्शनल समझ रहे हैं, लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने दिमाग को पहले क्लियर कीजिए कि मुझे करना क्या है। हमने फिलॉसफी ऑप्शनल लिया क्योंकि दोस्तों ने भी लिया था और मैं उसकी तैयारी कर रहा हूं और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। भैया नहीं हो पाएगा,
आपके दोस्त का तो इंटरेस्ट था, उसने फिलॉसफी ले लिया, आपको तो पता ही नहीं था कि इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं कई बार बच्चों के रिज्यूम्स वगैरह देखता हूँ तो उसमें लिखा हुआ आता है हॉबी, तो उसमें कुछ भी लिखते हैं, गार्डनिंग, सिंगिंग, ये वो, और कभी गलती से पूछ लिया जाए कि गार्डनिंग में आप क्या करते हैं, तो कहेगा सर गार्डनिंग में क्या करते हैं, कुछ भी नहीं, पौधों में पानी देते हैं, बस गार्डनिंग हो गई। हमें हमारी हॉबी नहीं पता, हमें हमारे इंटरेस्ट नहीं पता, हमें हमारा प्लस पॉइंट क्या है, हमारी विशेषता क्या है, हमें वो नहीं पता। तो आप चाहे जो भी ऑप्शनल ले लीजिए, आपको समस्याएं रहेगी, तो समस्याओं को हटाने का एक ही तरीका है कि आप अपने इंटरेस्ट फिक्स कीजिए। आप अपने जो भी इंटरेस्ट है, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, मैंने 2012 से मेरा एक रिकॉर्ड रहा है, आप मेरे पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं। मैंने दो चीजें कभी नहीं करी। पहला, मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा मोटिव सिर्फ इतना था, चाहे एक बच्चा मेरा क्लास देखे, बट उसको अच्छा लगना चाहिए, बात खत्म। मैं जोर जबरदस्ती वाला काम नहीं करता। दूसरी बात, मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि फिलॉसफी ही सबसे अच्छा ऑप्शनल है, फिलॉसफी ही लेना और मुझसे ही पढ़ना ना। हो सकता है मेरे लिए अच्छा हो, लेकिन ये मैं कैसे गारंटी लूं कि आपके लिए भी अच्छा है। तो आपको अपना इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, आपका इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा, चाहे जिस भी सब्जेक्ट के लिए कीजिए आप। फिलॉसफी है, फिलॉसफी में इंटरेस्ट नहीं है, छोड़ दीजिए, कोई और सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। किसी और सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं है, फिलॉसफी में इंटरेस्ट है, तो फिलॉसफी ले लीजिए, बात खत्म हो गई। लेकिन ये डिसीजंस आपके हैं, ये निर्णय आपके हैं। ठीक है, तो फिलॉसफी के लिए जब भी आप ऑप्शनल चूज करने की कोशिश करें, या किसी भी सब्जेक्ट के ऑप्शनल के लिए जब आप थोड़ा सा प्रयत्न कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, एफर्ट्स लगा रहे हो, तो कुछ चीजों को हमेशा ध्यान रखें। पहला, ये सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। दूसरा, क्या इस सिलेबस में मेरा इंटरेस्ट है। तीसरा, क्या इस सिलेबस का स्टडी मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है। चौथा, अगर कल को मैं इस सब्जेक्ट में कहीं फंस जाता हूं, तो मैं ऐसा कौन सा मेरे पास चैनल है, या ऐसा कौन टीचर है, या ऐसा कौन सीनियर है जो मेरी मदद कर सकता है। पांचवा, क्या इसके आंसर राइटिंग में कर सकता हूं। केवल इन्हीं चीजों की आप बात करें। कुछ चीजें हैं जो आपको छोड़ देनी चाहिए। पहला, इस सब्जेक्ट का सक्सेस रेशियो कितना है, वो आपके लिए काम का नहीं है। इस सब्जेक्ट में मैक्सिमम नंबर कितने आ सकते हैं, ये भी आपके काम का नहीं है। ठीक है, क्यों? हर एक व्यक्ति की जो दिमाग है, हर एक व्यक्ति की जो डिसीजन मेकिंग पावर है, वो अलग अलग होती है। एक ही प्रश्न का उत्तर 10 जने अलग अलग तरीके से देते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो प्रश्न गलत था, इसका मतलब ये हुआ ये देखने का नजरिया है। ठीक है, तो आप भूल जाइए, अपने आप को कंपेयर मत कीजिए कि उसके 300 आए थे तो मेरे भी आ सकते हैं ना। आपके 350 आ सकते हैं, 400 आ सकते हैं, हो सकता है आप पास ही ना हो। ठीक है, तो मेरा मेरा मोटिव आपको मोटिवेट करने का नहीं है। मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि जो भी कंफ्यूजन बच्चों को हो, क्योंकि अभी मेंस के एग्जाम्स चल रहे हैं, अब बच्चे बहुत सारे चूज करेंगे फिर से चीज़ों को, कि मेंस तो हो गया, अब मैं ऑप्शनल चूज करता हूँ, 2023 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो उन बच्चों के लिए मेरा ये मोटिव था कि जब भी आप ऑप्शनल चूज करें तो कुछ चीज़ों को अपने दिमाग में रखें। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।